हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जो चैप्टर 4 कार्यपालिका किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम अर्ध अध्यक्ष आत्मक व्यवस्था है उसके बारे में बातें करेंगे। जो अर्ध अध्यक्ष आत्मक व्यवस्था है वो इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि देशों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत में भी प्राप्त है, लेकिन भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसमें प्रधानमंत्री के ज़्यादा कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के उतने कार्य नहीं होते। आगे है संसदीय प्रणाली, जो कि हमारे भारत में लागू होती है। इसमें प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं और उसके किचन कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका मतलब जो वो कानून बनाते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोई भूमिका नहीं होती। इसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। जो केंद्र पर जो विधानमंडल होती है उसके सदस्य होते हैं, और राज्य पर विधानसभा के सदस्य होते हैं। जो मंत्री परिषद होते हैं वो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद नियुक्त करता है, जितने भी लोकसभा में सदस्य होते हैं ना, उनके 15% जो 15% कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये निचला सदन होता है। जो लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जो मंत्रिमंडल है वो सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अगर पूरी सदन अगर कहे कि ये मंत्री प्रस्ताव हटना चाहिए तो हट सकता है। इसमें 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। जो सदन में जितने सदस्य हैं उनका 2/3 यानी कि 66% सदस्यों का वो होना चाहिए कि ये मंत्रिमंडल हटना चाहिए। अब अध्यक्षीय प्रणाली, इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका वास्तविक अध्यक्ष होता है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। जो मंत्री होते हैं विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। इसमें कैबिनेट मंत्री विधानमंडल के सदस्य होते हैं, ना कि मंत्री। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य जितने भी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। क्योंकि उसे अधिकार नहीं है। अगर उसे अधिकार ये होंगे तो वो किसी भी सदन को भंग कर देगा। विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारा विधानमंडल है उसको मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। अब भारत की बात करते हैं। जो भारत में संसदीय कार्यपालिका है उसकी बात करते हैं। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें ये बात पहले से ही नोट कर दी गई थी कि हमारे भारत में संसदीय कार्यपालिका होगी, क्योंकि जब एक की बात होती है तो व्यक्ति पूजा हो जाती है। अगर हमारे में अध्यक्ष आत्मक बनाते तो उसमें एक ही राष्ट्रपति की हम पूजा करते। राष्ट्रपति के पास पूरी शक्तियाँ होती तो वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने ये बात सोची कि इसमें संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका बनाई जाए, जो कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें सबसे अच्छी कार्यपालिका हमारे देश की है। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो, मतलब जनता की भी सुने और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव है। क्योंकि जो जैसे चाइना में मतलब जो राष्ट्रपति उसकी पूजा होती है वो जनता का नहीं सुनता, वो अपने फैसले लेता है, जनता के उसमें कोई विचार नहीं होते। इसलिए हमारे संविधान निर्माता है ना, उन्होंने संसदीय व्यवस्था लागू की हमारे भारत में, जो कि एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब भारत में संसदीय कार्यपालिका
हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षा, ये तो हमने पढ़ लिया, ये सेकंड पॉइंट है। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है और तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। मतलब जो भारत का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, उसका कोई काम नहीं होता। जिनका काम होता है वो सरकार के प्रधान होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सरकार के प्रधान होते हैं और यही सरकार चलाते हैं। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। देखो, जो केंद्र में जो फर्स्ट नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में जो फर्स्ट नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो कार्यपालिका ने उसे शक्तियाँ दी है, जो संसद ने उसे शक्तियाँ दे रखी है कि भाई तुम्हारे पास ये शक्तियाँ है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के कारण, अब देखते हैं भारत में ये संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बल देती है, इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसमें एक ही जो राष्ट्रपति होती है वो ही शासन करता, और इसमें व्यक्ति पूजा होती है कि पूरी जनता उसी की पूजा करती है, अकेला वो होता। उसमें ना प्रधानमंत्री होता, ना ही मंत्रीगण होते हैं, ना ही कैबिनेट मंत्री होती है, उसमें बस राष्ट्रपति होता है, जैसे कि अमेरिका में, रूस में और चाइना में ये सब है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगाओ। हमारे संविधान निर्माता यही चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, सबको शक्तियाँ बराबर मिलनी चाहिए, तो इसलिए शक्तियों को बांट दिया गया। जो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जो संसदीय व्यवस्था है वो कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। जो हमारी संसद है वो जो हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है वो कार्यपालिका विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकारा गया। हमारे संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय जो बड़े बड़े क्षेत्र है और प्रांतीय जो राज्य के क्षेत्र है, उन स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था, दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल, अब देखते हैं राष्ट्रपति की चुनाव की उम्र क्या होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होती है। न्यूनतम तो 35 वर्ष होती है, उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। अधिकतम तो चाहे कितने भी हो, लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। अगर पहले कोई राष्ट्रपति, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने दोबारा भी चुनाव लड़कर दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन गए। अब जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार होते हैं वो देखते हैं हम। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं कि वो पूछ सकता है मंत्रियों से, मंत्रीगण से, कि तुम कौन से फैसले ले रहे हो या कौन सी कार्रवाई कर रहे हो। उसे पूर्ण अधिकार है कि वो जान सके। सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर कोई भी विधायक जो राष्ट्रपति के पास जाता है कि कानून पास करवाने के लिए, जो सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसे मना कर सकता है और कहता है इस पर पुनर्विचार कीजिए, और उसे 6 महीने तक अपने पास रोक भी सकता है। लेकिन 6 महीने से अधिक वो नहीं रोक सकता। 6 महीने, क्योंकि 6 महीने जो सदन की जो भी बैठक होती है वो, उसमें 6 महीने का अंतर होता है। 6 महीने में 2 बार बैठक होती है। अगर फिर जो विधायक होता है उसे, अगर और उस पर विधायक होता है जो दोबारा अगर उस पर पुनर्विचार कर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसे सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो बाधित होता है। फिर
वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। एक वीटो नाम की शक्ति होती है जो कि केवल राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका प्रयोग करके वो संसद में देरी कर सकता है कि जो कानून बनने जा रहा है उसमें देरी करवा सकता है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा देरी नहीं करवा सकता। अगर वो बोल देता है कि तुम इस पर पुनर्विचार करो, राज्यसभा में जाओ, तो उसमें अगर पुनर्विचार करके सुधार करके वापस आता है तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ता है। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राष्ट्रपति जब चुनाव हो जाते हैं तो ये निर्णय लेता है कि जो भी अध्यक्ष है वो उनसे पूछ लेता है कि तुम प्रधानमंत्री किसका बनाने चाहते हो, तो फिर राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाकर प्रधानमंत्री बनाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ये प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा रहा है तो वो नहीं हट रहा है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उल्लंघन करता है। अगर राष्ट्रपति कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में पेश हो सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 100 में से अगर 67 या 68% अगर व्यक्ति कहते हैं कि ये होना चाहिए तो होगा। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की दूसरे सदन द्वारा जांच की जाती है। अगर एक लोकसभा में अगर ये हो गया कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए तो वो दोबारा राज्यसभा में जाकर फिर उस पर पुनर्विचार होता है कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। यदि दूसरे सदन में उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। और मज़ेदार बात तो ये है कि अभी तक महाभियोग किसी राष्ट्रपति पर लगाया नहीं गया। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन पर महाभियोग नहीं लगाया गया एक बार भी। भारत का उपराष्ट्रपति, ये द्वितीय नागरिक होता है राष्ट्रपति के बाद। अगर किसी अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दे या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु वगैरह हो जाए तो जो राष्ट्रपति का कामकाज होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। जब तक कि दोबारा चुनाव नहीं हो जाते और नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक उपराष्ट्रपति कार्यकाल संभालता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी उसी टाइम अगर मृत्यु हो जाए उसकी, तो जो भारत सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो इन दोनों का कार्यभार संभालता है जब तक चुनाव नहीं हो जाते। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुना जाए। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह भी उपराष्ट्रपति को वैसे चुना जाता है। लेकिन अंतर इतना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो तो लोकसभा द्वारा चुना जाता है और उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। ये मैंने अभी बताया वैसे ही है। जैसे राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है या फिर उसे हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल संभालता है, जब तक कि दोबारा चुनाव नहीं हो जाते तब तक संभालता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया अब देखते हैं। हमने राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया तो देख ली, उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और अब ये देख लेते हैं उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। सीधी सी बात है, जैसे राज्यसभा ने उसे अगर निर्वाचित किया है तो राज्यसभा ही उसे हटा सकती है, बशर्ते कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा से हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। ये केवल राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब देख ले, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है। इसमें केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते हैं।
विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें विधानमंडलों के मंत्रीगण की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को भी शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री को भी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा पति के रूप में कार्य करता है। जो राज्यसभा है उसका मुखिया होता है उपराष्ट्रपति। वैसे तो राज्य में तो राज्यपाल होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मुख्य होता है। वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसके रूप में सदन की कार्यवाही को चलाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति के त्यागपत्र, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति और राष्ट्रपति को हटाए जाने पर तथा किसी लंबी बीमारी होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। अन्यथा अगर राष्ट्रपति कुछ भी नहीं होता उसके, तो राष्ट्रपति ही पदभार संभालता है, राष्ट्रपति कुछ नहीं करता। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है या महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाता है, तो या किसी लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति उसका सारा काम करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा कि दो बहुमत होते हैं, विशेष बहुमत और एक सामान्य बहुमत। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। अगर प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देता है तो वह अपना पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। जो प्रधानमंत्री है वो ही तय करता है कि उसके जो कैबिनेट मंत्री होगी, जो जिनको वो चुनता है वो ही तय करता है कि इसमें कैसे लोग होंगे और कौन से लोग होंगे। प्रधानमंत्री की विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन भी होता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है। आप आते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन कैसे होता है। इनका चयन UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक संघ सेवा आयोग है, उसके द्वारा इनका चुनाव होता है। ये स्थायी कार्यपालिका होती है कि जो कि हटाए नहीं जा सकते। इन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें राज्य को सौंप दिया जाता है, लेकिन राज्य से हटा नहीं पाते क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकारी से हटा सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों का चयन लोक संघ सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिले अधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ये सम्मानित IAS स्तर का अधिकारी होता है। जो भी जिले में जो जिले का जो अधिकारी होता है वो सबसे मेन अधिकारी होता है और वो IAS होता है। IAS या फिर किसी जिले का वो DM हो या SDM हो तो वो IAS अधिकारी होता है। पॉकेट वीटो ये एक शक्ति है जो कि केवल राष्ट्रपति के पास होती है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता, ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। एक ऐसी शक्ति होती है जो बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसका प्रयोग वो आपातकालीन स्थिति में करता है। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगला चैप्टर है विधायिका। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।